बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। हिंदुस्तान के तरफ से जो खबरें आ रही हैं और जाहिर है कि जो खबर आई वो बहुत बड़ी खबर है। उनका ये कहना है कि वो उनके चंद जवान, जिसकी कोई तफसीलात अभी तक नहीं आई, कितनी तादाद में थे, किस जगह से एंटर हुए, किस जगह आए और कितने लोगों को मारा, वो यहाँ पे पाकिस्तान की बाउंड्रीज़ को, पाकिस्तान LOC को, कंट्रोल लाइन को उन्होंने अबूर किया, यहाँ आए और यहाँ पे चंद लोगों को मार के वो चले गए। ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट किसी और का नहीं, ये डायरेक्टर जनरल जो मिलिट्री ऑपरेशंस है रणबीर सिंह, उनका है स्टेटमेंट। उनका कहना है कि बड़ी कामयाबी से तकरीबन कोई 4 से 6 घंटे के बीच में ये ऑपरेशन जो है मुकम्मल किया गया और उसके नतीजे में पाकिस्तान की सरजमीन पे उन्होंने यानी हिंदुस्तानी जो फौज है वो आई और हमला करके चली गई। क्या कहा DGMO ने, जरा सुनिएगा और उसके बाद फिर बात करते हैं कि ये सर्जिकल स्ट्राइक्स थी, नहीं थी और सर्जिकल स्ट्राइक्स होती क्या, जरा सुनिएगा। कुछ आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लॉन्च पैड्स के अंदर एकत्रित हुए हैं, इस इरादे के साथ कि वो घुसपैठ करके सीमा के इस पार जम्मू एंड कश्मीर के अंदर या भारत के महत्वपूर्ण शहरों के अंदर आतंकवादी हमले कर सकें। इस खबर को मिलने के बाद भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। कितनी जबरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि वो आए यहाँ पे और उन्होंने हमला किया और चले गए। DG ISPR ने भरपूर तरीके से इसकी तरदीद की और उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई हमला नहीं हुआ, अलबत्ता जो LOC की वायलेशंस हैं वो जरूर हुई। सुनिएगा DG ISPR क्या कहते हैं। मेरा ख्याल है कि उनके आज टेलीफोन पे बातचीत थी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि तरदीद की वाज़े तौर पे कि इस तरह का कोई हमला पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के अंदर नहीं हो सका और इसकी वाज़े तरदीद के बाद एक नई बहस छिड़ गई है और वो ये है कि ये जो इस सर्जिकल स्ट्राइक कही जा रही है कि हुई है, ये किस बुनियाद पे हुई है, किस नौयत की हुई है। कुछ बहुत ही मासूमाना सवाल हमारे भी हैं। LOC की अगर ये जो खिलाफ वर्जी की बात हो रही है हुई है तो सर्जिकल स्ट्राइक के क्या ये हेलीकॉप्टर्स पे आए, ये एयर स्ट्राइक था या ये जमीनी फौज जिस तरह से आई, पैरा ट्रूपर्स आए, वो कैसे आए, ये सवाल अभी तक इसका जवाब ना हिंदुस्तान के मीडिया के पास है और ना ही किसी और के पास है। हिंदुस्तान का पाकिस्तान में घुसकर हमले का जो दावा है वो अब तक सिर्फ और सिर्फ झूठ का पलंदा है, इसके अलावा कतई तौर पर कुछ नहीं है। सिविल और मिलिट्री क़यादत ने भरपूर तरीके से पाकिस्तान की जवाब दिया है और सवाल यह भी पैदा होता है कि अगर ये सारे सब सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी तो इनकी मुबैना तौर पर वीडियो या तस्वीर जैसे कि एबटाबाद ऑपरेशन में था सामने आई थी, वो कहां है, अभी तक दस्तयाब नहीं है। इसी तरह से कितने फौजियों ने हिस्सा लिया, कहां से हिस्सा लिया, किस जगह से एंटर हुए, अभी तक इस बारे में भी कोई इत्तला DGMO के पास भी नहीं थी। और यह भी उन्होंने कहा कि 4 से 6 घंटे के करीब ये ऑपरेशन रहा, यानी निस्जब से लेके अलग सुबह, और ये 4 से 6 घंटे बनते हैं। ये 2020 का मैच खेलने के लिए आए थे कि आसानी से पाकिस्तान की सरजमीन में दाखिल हुए 6 घंटे और पाकिस्तान की फौज को पता ही नहीं चला, किसी ने किसी को मारा ही नहीं और बेखबरी में वो हमारे 2 जवान शहीद करते हुए चलते बने। एक और अहम सवाल है। और क्या भारतीय मीडिया अपनी जो पसंद नापसंद है उसको अलग करके अपनी हुकूमत से ये सवाल पूछ सकता है, अपने फौज से ये सवाल पूछ सकता है कि उनको झूठ के पलंदे किस लिए बताए जा रहे हैं और दिए जा रहे हैं, और मोदी सरकार अवाम के गुस्से को ठंडा करने के लिए पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा कतई तौर पर नहीं बनाया। अब एक जंग की सी फिजा हो चुकी है, इसी पे हम बात करेंगे आगे क्या होगा। हमारे साथ मौजूद है खुर्रम दस्तगीर खान साहब, वजीर तिजारत भी हैं, पाकिस्तान की सियासी हुकूमत के अहम रुकन भी हैं काबीना के, और आज इनसे बहुत लंबी तवील आज सिटिंग्स हुई हैं मिलिट्री और सियासी क़यादत की, इनसे उस पर भी बात करेंगे। अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बावजूद इसके कि कल धरना देने जा रही है रायविंड, लेकिन भरपूर जवाब भी हिंदुस्तान की हुकूमत को देने की तैयारी कर रही है। हमारे साथ मौजूद होंगे शहजाद चौधरी साहब, एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड हैं, तज्जिया निगार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। लास्ट बट नॉट लीस्ट हिंदुस्तान से हमें फॉरेन डेस्क के एडिटर NDTV उमा शंकर सिंह भी ज्वाइन कर रहे हैं और आप सबकी इजाजत सबसे पहले मैं उनके पास ही चलती हूँ। शंकर, ये जितना जो आज हमला हुआ बिल्कुल हुआ, LOC की वायलेशन हुई, आप इसको सर्जिकल स्ट्राइक किस बुनियाद पे कह रहे हैं? ये देखिए आसमा, आपको सुन रहा था मैं और आपने तो इसको झूठ का पुलिंदा पहले ही करार दे दिया है, तो इस पे क्या बात की जाए। लेकिन जहां तक बात जो भारत के DGMO उन्होंने जो ब्रीफ किया है वो आपके सामने है, उसका जो वीडियो है आपने चलाया, उनके जो बयान का टुकड़ा है
वो आपने सुनाया और उन्होंने बहुत ही तफसीलात के साथ सारी बातें रखी कि किस तरह से उनकी जो भारतीय जो सेना है और जो भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके पास जो एक शंकर, इंफॉर्मेशन एक सेकंड आपने कहा कि उन्होंने सारी तफसीलात रखी हैं, उन्होंने ये तफसील रखी है कि ये स्ट्राइक किस वक्त पे, किस जगह और कितने लोगों ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया? अगर आप भारतीय मीडिया को मुसलसल देख रही हैं तो आपको पता होगा कि जो डिटेल्स आ रही हैं जो सोर्सेज के हवाले से, उसके बतौर जो जानकारी मिली है उसमें तकरीबन 150 के आसपास जो पैराट्रूपर्स और कमांडोज हैं उन्होंने हिस्सा लिया है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि ऑन द रिकॉर्ड अभी इस बात की तफसीलात नहीं दी गई है कि कितने जो यही तो हमारा सवाल है कि 150 के करीब पैराट्रूपर्स आए और वो आके मार के लोगों को चले गए और यहाँ पे नहीं, ये कैसे आप खुद भी एक बहुत सीनियर सहाफी हैं और आप अरसे से पाकिस्तान कवर करें, आपको लगता है कि 150 आदमी पाकिस्तान में दाखिल हुआ और मार के चला गया 6 घंटे तक? लगने या ना लगने की बात नहीं है, मैं कह रहा हूं कि जो भारत के डीजीएमओ ने भारत की तरफ से जो पक्ष रखा है मैं उसकी बात कर रहा हूं। उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड जो बातें कही वो सब आपके सामने है, उसके अलावा कुछ भी ऑन द रिकॉर्ड अभी नहीं कहा गया है और हम सबको इंतजार है और हो सकता है कि आने वाले कुछ एक दिन में इन सब बातों का खुलासा हो। हो सकता है कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि अभी उन बातों को ना आप कहा ये जा रहा मानते हैं कि डीजीएमओ को एक इनकम्प्लीट किस्म की प्रेस ब्रीफिंग नहीं करनी चाहिए थी? आप ये मानते हैं उनको तादाद बतानी चाहिए थी, तस्वीर बतानी चाहिए थी, उनको बाकायदा सर्जिकल स्ट्राइक के मानी बताने चाहिए थे कि सर्जिकल स्ट्राइक होती क्या है? आसमा, जो उनको जितना जरूरी लगा कि अभी इतना डिस्क्लोज किया जाना जरूरी है उतना उन्होंने डिस्क्लोज किया। और जहां तक सर्जिकल स्ट्राइक की बात है तो सीधे तौर पे उन्होंने ये कहा कि जो लॉन्चिंग पैड है जहां पे इस बात की इत्तला थी कि बहुत सारे जो आतंकवादी हैं वो बैठे हुए हैं, वहां पे स्ट्राइक किया गया। उसकी जद में 2 जो पाकिस्तान के सैनिक हैं वो भी हताहत हुए, उसमें वो एक अलग बात है। और ये बात जरूर है कि हम इनकार नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं एलओसी वायलेशन हुई है। शंकर, हम तो ये कह रहे हैं कि एलओसी वायलेशन हुई है, लेकिन हम ये कैसे मान लें कि 150 ट्रूपर्स पाकिस्तान की टेरिटरी के 2 किलोमीटर अंदर आ गए और उन्होंने लोगों को मारा और वो चले गए? 100 हो या 150 हो या 200 हो, आप एक बात मान रही हैं कि एलओसी के क्रॉस जाकर ये ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। आपने वहां से अपने बॉर्डर से फायरिंग की है, आपने एलओसी से फायरिंग की है, आपके पैराट्रूपर्स यहाँ पे नहीं आए। अगर आते तो बच के नहीं जाते कम से कम। आपने कहा कि एलओसी का वायलेशन हुआ है। सीज फायर वायलेशन तो अमूमन होता रहता है पाकिस्तान की तरफ से और इंडिया जो है रिटेलिएट करता रहता है। ये पहला ऐसा मौका है जिसपे ऑन द रिकॉर्ड आकर जो डीजीएमओ है उन्होंने अपनी तरफ से बात कही है। और दूसरी बात है शंकर, आपने ये सवाल उनसे नहीं पूछा, आपने उनसे सवाल नहीं पूछा कि हमें कोई वीडियो, कोई तस्वीर दिखा दीजिए ताकि हम पाकिस्तान को एक यानी बनाना रिपब्लिक समझते हैं कि आप लोगों ने ये सवाल नहीं पूछा? हमने तमाम तरह के सवालात पूछे और थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है कई सारी चीजों का खुलासा होने में। आप लोगों की तरफ से, जो आपकी सरकार की तरफ से, आपकी आर्मी की तरफ से जो स्टेटमेंट आ रहा है उसमें कई तरह के कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। हमने देखा है सुबह से कि एक बयान आया मियां नवाज शरीफ साहब का, एक दूसरा बयान आया, फिर जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं उनका भी एक बयान आया। उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई दूसरी वारदात हुई तो पूरे जोर के साथ पाकिस्तान जो है रिटेलिएट करेगा। तो किस तरह के वारदात की बात वो कर रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि वायलेशन हुई है। हमने ये थोड़ी कहा है कि वो वहां से आके मार के चले गए। हमने तो ये कहा है वायलेशन हुई, वहां से आपने गन फायर किए, छोटे हथियार इस्तेमाल किए। पाकिस्तान की तरफ से आए दिन होती रहती है और इस बात को लेकर लगातार पाकिस्तान से शिकायत की जाती रही है कि आप सीज फायर वायलेशन बंद करें। एक सेकंड में शंकर प्लीज साथ रहिएगा। चौई साहब, सर आप एयरफोर्स के एयर वाइस मार्शल हैं, ये सर्जिकल स्ट्राइक होती क्या है, जरा हमें भी बताइएगा। देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक वो स्ट्राइक है जो कि एलओसी के थ्रू, उसके थ्रू पेनिट्रेट करके की जाए। यानी आप अपने इलाके में रह के अगर बमबारी करें, आर्टिलरी फायर करें और उससे पोस्ट को एंगेज करें तो उसको सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कहा जाएगा, उसको सीज फायर की वायलेशन कहा जाएगा, उसको एलओसी की एग्रीमेंट जो है उसकी वायलेशन कहा जाएगा। पाकिस्तान सुबह से यही कह रहा है कि हमारी इंडिया ने 5 सेक्टर्स के अंदर एलओसी की ऊपर सीज फायर की वायलेशंस की हैं। ये इसमें कोई शक की बात नहीं है और हमारे 2 लोग शहीद हुए हैं और पाकिस्तान ने उसका मौसर जवाब दिया है। अच्छा, मैं सिर्फ अपने आप से ये सवाल करता हूँ, यानी सुबह से हम भी इस इंतज़ार में हैं कि शायद इंडिया का मीडिया कोई एक फिल्म दिखाएगा, कोई वीडियो शॉट्स दिखाएगा, कोई क्लिप्स दिखाएंगे, कोई शायद स्टिल पिक्चर्स ही दिखा दें कि या पाकिस्तान में
आफ्टर ऑल हमारा इतना डेंस मिलिटराइज्ड बॉर्डर है पाकिस्तान की तरफ से, भारत की तरफ से, तो कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई निशान तो होना चाहिए कि यहां पर कुछ रात को हुआ है। यानी इन्होंने पाकिस्तानी मिलिट्री पे अगर अटैक नहीं भी किया, किसी और पे किया है, 6 लॉन्चिंग पैड्स पे किया है, तो उन लॉन्चिंग पैड्स पे तो कोई निशान होना चाहिए था ना। अच्छा, तो बहरहाल एक चीज याद रखें कि अमेरिका के 4 हेलीकॉप्टर्स आए थे, 2 घंटे की इंट्रूजन थी, कम से कम 45 मिनट से 1-1.25 घंटा तक उन्होंने यहाँ पे एक आदमी को मारने के लिए लिया था और फिर यहाँ से बाहर गए थे। यानी अंदाजा लगाइए, उन्होंने तस्वीरें भी दिखाई, उन्होंने जगह बताई, लोकेशन बताई, सिर्फ एक आदमी को मारने के लिए, सिर्फ एक आदमी को मारने के लिए यहाँ पर 150 आदमी आए हैं और पता नहीं कितने लोगों को टारगेट करके गए हैं, और जिनको टारगेट किया है वो कहाँ हैं, वो चले गए, उनकी बॉडीज साथ ले गए हैं या उनको वापस लें, हमें देंगे, क्या करेंगे? एग्जैक्टली, these are the questions that the world has to, I think India needs to answer these questions. बिल्कुल, हमें भी इंतजार है इस बात का, और हम, मेरा ख्याल है शंकर, उन लोगों में से नहीं है जो हम फौज के दिए हुए बयानात पे चले या रियासत के दिए हुए बयानात पे चले। हमारा मीडिया आजाद है और हम सवाल उठाते हैं। खुर्रम साहब, मैं इससे पहले कि आपके पास गवर्नमेंट क्या भी आती रही है और आपको भी पता है कि यहाँ का मीडिया भी कहीं किसी से भी कम। आई एम सॉरी, आपके मीडिया ने जो वन साइडेड खबरें चलाई हैं, डिसअपॉइंटमेंट है, टोटल डिसअपॉइंटमेंट। आपकी चॉइस किस तरह की है, कौन से तरह का आप चैनल्स देखती हैं, कौन से तरह के? नहीं, वो चैनल सब एक है, मेरे घर पे सारे चैनल्स आते हैं शंकर। अच्छा, मैं एक जवाब ले लूं जरा, फिर मैं ब्रेक पे जाना चाहूंगी। खुर्रम साहब, आज मिलिट्री और सिविल क़यादत सारी आई बैठी और तवील बैठक हुई है, क्या पैगाम दिया गया है हिंदुस्तान को? एक तो आज डिमाशे अभी थोड़ी देर पहले तलबी हुई थी सफीर की, उनको दिया गया। जी, हिंदुस्तान को बड़ा वाज़ेह पैगाम है जिम्मेदार तरीके से मामलात को चलाने का, क्योंकि पाकिस्तान अल्लाह ताला के करम से मजबूत है, पाकिस्तान का दिफा मजबूत है, और हिंदुस्तान को अगर ये, जिससे हम दिफा की ज़बान में कहेंगे, एस्केलेशन की सीढ़ी पर कदम रखने से पहले ही सोच लेना चाहिए कि ये सीढ़ी कहाँ जाकर ख़त्म होती है। ये न्यूक्लियर वॉर पर जाकर ख़त्म होती है, और पाकिस्तान तो उस तरफ जाना ही नहीं चाहता। दुरुस्त, ठीक है, ना इसमें पाकिस्तान का फ़ायदा है, ना हिंदुस्तान के जो 1.25 अरब हिंदुस्तानी है उनका फ़ायदा है। हम तो अपनी जो खुद मुख्तारी है, अपनी ज़मीन के एक एक इंच का दिफा करेंगे। और ये जो आज इन्होंने बात की है, जो ख्याली भाजी पकाई है इन्होंने ये सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से, वो उड़ी हो, चाहे वो पठानकोट हो या आज की सर्जिकल स्ट्राइक हो, मेरी आपसे भी इस्तदा है और हिंदुस्तानी मीडिया से भी इस्तदा है कि ये जंग का तबल जो वो बजा रहे हैं, इसको बंद करके, बिल्कुल सही बात है, एविडेंस पर आए ना जी, एविडेंस की बात करें कि ठीक है, चले किसी भी वजह से अगर आप कहते हैं कि जी जो आर्मी के लोग हैं पाकिस्तान में हो या हिंदुस्तान में हो, वो अपनी गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन मीडिया का तो काम है ना कि वो उनको जज करे, एविडेंस पर जज करे। लेकिन यहां तो नजर ही नहीं आ रहा, और सिर्फ ये बगैर सोचे समझे ये जो अंधाधुंध एस्केलेशन है, ये किसी भी तरह जो है इस खित्ते के अमन के लिए हक में नहीं है। हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू आज भी जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की क़यादत में इजलास हुआ है, हमारा तो ये है कि हम भी तो देखें ना, हम भी तो वॉर गेम्स कर रहे हैं ना, हम भी तो सोच रहे हैं कि भी अगर ये होता है तो उसका कैरेक्टर, और इसका जवाब अगर होकर दिया देता है पाकिस्तान तो बाकायदा एक जंग होगी। हाँ, तो ये किसी भी तरह जो है हमारी नजर में बेहतर नहीं, एक डिजायरेबल आउटकम नहीं है, और हम चाहते हैं इससे पीछे हटकर हम आगे चलें। एक ब्रेक के बाद आऊंगी, फिर खान साहब को और आपके साथ बात होगी। आई नो कि ये जो कुछ हुआ था उड़ी में, पाकिस्तान में कोई आदमी नहीं था जिसने कि उसकी मजम्मत ना की हो, बहुत ही अफसोसनाक था, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन जिस तरह का जवाब दिया गया, क्या एक जिम्मेदार न्यूक्लियर रियासत का जवाब हो सकता है? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि लॉजिक किस तरह की होनी चाहिए, और हर चीज़ के अंदर एक ज़ाहिर मंतक, उसका कोई मंतक हो तो हम तस्लीम भी करें। खान साहब, जो भी इस वक्त हो रहा है, ज़ाहिर है ये अफसोसनाक है, बिल्कुल कतई तौर पर कोई बंदा इस पाकिस्तान में अप्रिशिएट नहीं कर रहा है जो कुछ हो रहा है। लेकिन आप क्या देखते हैं कि हिंदुस्तान को जवाब किस तरह से दिया जा सकता है और उनको समझाया कैसे जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, हमारे पास सारी मिसालें मौजूद हैं, ग़ज़वा बदर भी और ग़ज़वा खंदक भी है। मुसलमान या पाकिस्तानी हम प्रोवोक नहीं होंगे, लेकिन अगर हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी समझा जाएगा तो फिर इनको चैन से नहीं हम बैठने देंगे।
इस वक्त नरेंद्र मोदी की कमज़ोरी है या उसकी मजबूरी है कि उसने वॉर मॉन्गरिंग करनी है, क्योंकि उसने आरएसएस थियोलॉजी को आगे लेके चलना है। लेकिन वो ये नहीं देखता कि पीछे जिस चीज़ पे उसको वोट पड़ा था उसमें से 20 में से एक भी पॉइंट मोदी साहब पूरा नहीं कर सके, ना इलाज दे सके, ना तालीम दे सके, ना वो गंद को साफ कर सके, कुछ भी नहीं कर सके। वो तो उस गुजरात में जहाँ उनके हाथ खून से रंगे हुए हैं वहाँ भी इंसाफ नहीं दे सके, अपनी वजारत उज़्मा में भी। ये जो उन्होंने कल रात किया है, जो उन्होंने ढंडोरा पीटा सुषमा स्वराज ने वहाँ पे जाके अक़वाम मुत्तहिदा में अपने ऊपर खुद उन्होंने 302 का पर्चा करा दिया है कि खुद कहते थे कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता दहशतगर्द मुल्क है। तो कल 1:30 बजे आपने क्या किया है? आप क्या समझते हैं पूरी दुनिया जो है, कोई हम यहाँ पे कोई डू यू थिंक दैट एवरीबॉडी इज फूल? व्हाट डू यू मीन बाय सर्जिकल स्ट्राइक? सर्जिकल स्ट्राइक मीन्स कि आप अपनी एयर कॉरिडोर क्रॉस करके किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं। वो कोई बच्चों का खेल है कि आप आगे और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई उसका कोई नोबडी मेंशन इट? क्या आप क्या समझते हैं यहाँ पे पाकिस्तानी हम कोई सोए में? देखें, मैं शंकर साहब आपको क्या कहूँ, लेकिन आपके मुल्क में एक चीज बड़ी मशहूर है, घुस के मारेंगे। जो घुस के मारते हैं ना शंकर साहब, उसको कर्नल शेर खान कहते हैं और वो आप भी मानते हैं। लेकिन मैं समझता हूं ये घुस के मारना और ये एक दूसरे पे चढ़ दौड़ना, ये बातें छोड़ें। हम न्यूक्लियर स्टेट्स हैं दोनों, और हम लोगों के सर पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप क्या समझते हैं यहां से तीसरी जंग अजीम शुरू करवानी है? तो फिर एक बात मैं बता दूं, अगर देखिए पहले तो हम लड़ेंगे नहीं, सही बात है, लड़ेंगे तो फिर मार के मरेंगे। अच्छा, ये शंकर, मैं इसलिए भी जवाब लेना जरूरी है। शंकर देखिए, दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं और हम जैसा मैंने पहले का ब्रेक पे जाने से पहले, कोई बंदा उड़ी के हमले को सपोर्ट नहीं कर रहा था। हिंदुस्तान ने अपना केस खुद कमजोर नहीं किया कि वो तो छोटी सी बात पे रिटेलिएट करके इतने न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर स्टेट्स को जो है वो धमका सकता है और जंग के धाने पे लाके खड़ा कर सकता है। नहीं, केस कमजोर हुआ है आपका। आसमा, 2-3 बातें हैं। एक तो अव्वल, अगर आप लोग ये मानती हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है, कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुआ नहीं है, तो आप लोग बात का बतंगड़ बना ही क्यों रहे हो? अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है तो ठीक है, इंडिया को खुश होने दो इसमें। अव्वल तो ये। दूसरी बात की अगर कुछ हुआ है तो उसमें आप ढूंढ रहे हो कि ये फोटोग्राफ्स नहीं मिला या ये एविडेंस नहीं मिला, आप इस पे क्यों नहीं विचार करते कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आई है तो उसके पीछे का रीजन क्या है? लगातार हिंदुस्तान पाकिस्तान को इस बात के लिए को लेकर याद दिलाता रहा है कि 2004 में जो उसने प्रॉमिस किया था कि पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवाद को लेकर नहीं होने देगा। बार बार भारत की तरफ से जोर दिया जाता है कि पाकिस्तान अपने उस वादे को पूरा करे। और हाल में जो उड़ी में जो हमला हुआ और जिसमें 18 जवान हमारे शहीद हुए, उसके बाद जिस तरह की कसीदगी पैदा हुई, आपको याद है कि आपके प्राइम मिनिस्टर ने एक बार भी उसकी मजम्मत नहीं की। दूसरी बात यह है कि जो बुरहान वानी का जो जब जिक्र आता है तो आपके प्राइम मिनिस्टर उसे शहीद करार देते हैं और यूएन के फोरम पे जाकर बुरहान वानी शहीद नहीं है आपके ख्याल में? आप नहीं, अरे ये तो अगर कोई आतंकी तंजीम का सरगना इस तरह से बोलता तो हमें समझ में आता कि हाफिज सईद ये बोल रहा है, लेकिन आपके प्राइम मिनिस्टर जाके इस तरह की भाषा बोलते हैं। बुरहान वानी ने मुतालबा क्या किया था ये बताइए। आप सुने मेरी बात, मैं भी शांति से सुन रहा हूँ, आप भी मेरी बात सुने कि जो चीज हमें दर्द पहुंचाती है उसको आप अप्रिशिएट करते हो, आपके प्राइम मिनिस्टर अप्रिशिएट करते हैं। और उसके बाद जब इंडिया अपनी तरफ से जो अपना जवाबी हक रखता है, और कहा गया था पहले कि हम इस हक को रखते हैं कि कब हम स्ट्राइक करें और कहाँ स्ट्राइक करें, उसी का एक छोटा सा नमूना, मैं कह रहा हूं अभी छोटा सा नमूना पेश किया गया है। और आप लोगों की जो एक तल्ख भरी भाषा है जिसमें आप कह रहे हो कि ऐसा हुआ ही नहीं है और ये इंडिया का प्रोपेगेंडा है, तो ठीक है, इसको रहने दें, एक्साइड करें, कोई इस पे तो कोई अच्छा, मैं दोबारा, मैं अब आपने बात मुकम्मल कर ली, बुरहान वानी पे आ जाते हैं। चौधरी साहब, वाकई ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी नाअहलियत थी कि बुरहान वानी शहीद हुए और हम उस पूरी सिचुएशन को डिप्लोमेटिकली इस्तेमाल नहीं कर सके। असल मसला तो हिंदुस्तान कश्मीर से नजरें चुराना चाहता है, जब तो ये सब कुछ हो रहा है। नहीं, हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये तो इंडिजिनस मूवमेंट है, ये तो कश्मीर की। देखिए 20 साल 1995 के बाद, जब ये जिसको अजीत डोवल अपनी सक्सेस का गोल्डन पीरियड कहते हैं कि उन्होंने 6 साल गुजारे कश्मीर के अंदर, और वो जो 1990 में काम शुरू हुआ था 96 में उन्होंने मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। उसके बाद फिर 1999 कारगिल होता है, 2001-2 का स्टैंड ऑफ होता है, और मुशर्रफ टू द वर्ल्ड ये कमिटमेंट देता है कि पाकिस्तान की जमीन भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, और फिर वो सीज़फायर मुआहदा होता है, सीज़फायर मुआहदा होता है, और फिर एक बेहतरीन मोस्ट पीसफुल पीरियड चलता है।
अच्छा, इसके अंदर एक इंतफादा नंबर 1 होती है पहले, और अब इंतफादा 2 होती है। पाकिस्तान ने तो जब 1989 के अंदर अलेजिडली जब काम शुरू किया तो बल्कि उसको उनके केस को खराब किया। ये तो उनकी 3rd जनरेशन बुरहान वानी के नाम के साथ, वो बुरहान वानी और आज भी वहां पाकिस्तान जिंदाबाद की रैली निकली, आज भी परचम उठाए गए हैं, आज भी वहां नारे लगाए हैं पाकिस्तान देखिए, बड़ी आसान सी बात है, ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो इसके 2 मेन फरीक हैं, इंडिया और पाकिस्तान तो ये कहने के लिए भी तैयार है कि कश्मीरी भी असल में इसके जेन्युइन फरीक हैं। अगर इसको एक मुख्तलिफ अंदाज में कभी देखा जाएगा इस मसले को, और देखा जाए चाहिए, तो फिर कश्मीरियों का हक बनता है कि उनको शामिल किया जाए फरीक के तौर पे। अगर भगत सिंह और सुभाष बोस नेताजी अगर वो फ्रीडम फाइटर्स थे अपने अपने जमाने के, अपने अपने इलाकों में, तो फिर ये आदमी भी अपनी आजादी की जंग लड़ रहा है, ये आजादी, और ये उस इलाके की आजादी की जंग लड़ रहा है जिसको कि दुनिया ने माना है कि डिस्प्यूटेड एरिया है, डिस्प्यूटेड, इसका आजादी का मामला भी रहता है। हाँ शंकर, मैं इस पे आती हूँ, लेकिन अब आप कह रहे हैं मोस्ट फेवरेट नेशन का जो खिताब है वो लेने जाएगा। मेरा जवाब है, मैं आती हूँ आपके पास आती हूँ। कश्मीर के अंदरूनी जो हालात हैं जो कि हिंदुस्तान, शंकर मैं आपके पास सिर्फ 1 सेकंड के बाद आती हूँ, मैं जरा इनसे बात सुन लूं, फिर मैं आपको पूरा टाइम मिलेगा जवाब देने का। जी, पाकिस्तान की तरफ से हम जो हिंदुस्तान के ऊपर हम एलिगेशंस, इनकी नज़र में एलिगेशंस थी, हालिया महीनों और सालों में इन हिंदुस्तानी रियासत के आला तरीन ओहदेदारों ने एतराफ़ कर लिया है। मोदी साहब जब बांग्लादेश तशरीफ लेकर उन्होंने कहा जी हमने पाकिस्तान तोड़ा, मुक्ति बानी के साथ तोड़ा, हमने तोड़ा। आज तक किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इतनी कैटेगोरिकली ये क्लेम, अब ये इससे पहले हम कहते थे ना, अब मोदी साहब ने खुद इसका इकरार किया। उसके बाद जब बलूचिस्तान का मामला आया, जिसमें हम भी ये कहते थे और ये कहते थे नहीं आप सबूत लेकर आए, बलूचिस्तान के मामले में भी खुद मोदी साहब ने कहा कि हम इसको जो है डिस्टर्ब कर रहे हैं। ब्रामदाग को भी जिस तरह से और ब्रामदाग को जिस तरह हिंदुस्तानी पासपोर्ट के ऊपर किया, एविडेंस आ गई, कुलभूषण गिरफ्तार हुआ, एविडेंस आ गई। अब सवाल यही है कि पाकिस्तान तो जो कहता था उसका इकरार हिंदुस्तान के आला तरीन मुंतखब ओहदेदारों ने कर चुके हैं। ये तो यहाँ तो बात रही नहीं ना, बिल्कुल। अब तो कोई पर्दा रहा ही नहीं। बिल्कुल, ये तो तारीख का हिस्सा बन गया। इससे अगर आप पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश करेंगे तो क्या पाकिस्तान हाथ पे हाथ रख के बैठेगा? जी देखिए, जब कश्मीर की बात आती है तो आप लोगों का मौजू एक होता है, जब बलूचिस्तान की बात आती है तो आप लोगों का जो बिल्कुल जो डिस्कशन है वो चेंज हो जाता है। बलूचिस्तान में दुनिया के अलग अलग फोरम पे जाके, अभी जिनेवा में भी जाकर उन्होंने इस बात पे बड़ी सी डिस्कशन की है कि किस तरह से वहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स हैं उनका जो हनन है वो पाकिस्तान की सेना की तरफ से लगातार मुसलसल किया जा रहा है। अच्छा, बलूचिस्तान डिस्प्यूटेड एरिया, अगर हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है उसमें आप दखलंदाजी करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान के पास भी अख्तियार है कि जहां पाकिस्तान में मानवाधिकार का या ह्यूमन राइट का वायोलेशन हो रहा है वहां वो उसको आवाज दे, और उस आवाज को ही दिया है। भारत जो है बलूचिस्तान में किसी आर्म्ड स्ट्रगल में यही तो बात है, ना वहाँ पे कश्मीर को जवाहरलाल नेहरू वहाँ पे वो पैसा दे रहा है, लेके गए थे। एग्जैक्टली, हम नहीं लेके गए, ये तो बिल्कुल, ये तो जवाहरलाल नेहरू खुद लेके गए, हिंदुस्तान लेकर गया, और आज भी वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। आज बलूचिस्तान के ऊपर कोई डिस्प्यूट नहीं। देखिए आज अगर पाकिस्तान उसको कंपेयर कैसे किया जा सकता है, ये अकली तस्लीम नहीं करने को तैयार। अगर आज पाकिस्तान नीफा की बात करे, नेक्सलाइट्स की बात करे, नागालैंड की बात करे, माओवादियों की बात करे, नागालैंड की बात करे, तो पाकिस्तान भारत के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करेगा और मैं उससे सबसे पहले लेके खड़ा हूंगा। लेकिन कश्मीर के बारे में बात, कश्मीर भी भारत का सुन लीजिए भाई, अरे इनके अपने आइन को तो मान लीजिए शंकर भाई, शंकर साहब बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए, आप अपने आइन को तो मानिए। आर्टिकल 370 क्या कहता है? वो आपके उत्तर प्रदेश के बारे में है, वो किसी और स्टेट के बारे में है। आर्टिकल 370 इज अ लिविंग प्रूफ, यूएनएससी रेजोल्यूशंस आर अ लिविंग प्रूफ कि भाई आपके और पाकिस्तान के दरमियान में एक मसला एग्जिस्ट करता है। दैट इज व्हाई पाकिस्तान टॉक्स अबाउट इट, क्योंकि पाकिस्तान का मसला है वो। दैट इज व्हाई वी टॉक अबाउट मैं यही कह रहा हूं कि जो भाषण हमने बहुत सुन लिया यार, जरा बात हम अपनी कर लें। अच्छा देखिए शंकर साहब, 2-3 बातें हैं।
पहली बात यह है कि हिंदुस्तान का, जिस तरह भी हमारे मिनिस्टर साहब ने भी बात की है, जवाहरलाल नेहरू आपके पहले वजीर आजम थे, या तो फिर वो पाकिस्तान से मिले हुए थे और हमारे ही कहने पे जाके आपके वजीर आजम ने जो है अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर का केस लेके चले गए, या फिर जो है आप अपने वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू से सबकदोश हो गए। आपने उनको मुक्ति दे दी है, आपने उनसे बिल्कुल लाताल्लुक हो गए। देखिए शंकर साहब, बात मेरी सुन लें, शंकर साहब मेरी बात सुन लें। आप जब बोलते हैं फिर मैं नहीं बोलता, जब मैं बोलूंगा मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा, मैं अपनी बात पूरी करूंगा। देखें, ये तारीख की एक अटल हकीकत है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में कश्मीर का जो मसला था उसको हिंदुस्तान का वजीर आजम लेके गया था। दूसरी बात, ये जो कश्मीर में हो रहा है, बुरहान मुजफ्फर वानी शहीद ने जो एक तहरीक आज़ादी को वहां जला दी है, मुझे आप एक बात बताएं, ये जो कश्मीर के गली गली ये जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। और दूसरी बात शंकर साहब प्लीज सुन ले, 2 लाख का मजमा जरा ना यार मेरी बात सुन ले, आप अंधेरे में बैठे हुए हैं, जरा ज़हन में तो रोशनी लाए ना, दिल में रोशनी लाए, ज़हन में रोशनी लाए। बात मेरी सुन ले, बात मेरी सुन लें। मुझे एक और चीज बताएं, ये जो वहां पे शहादतें होती हैं, हिंदुस्तानी आपकी जो सेना है, जिसको आप सेना कहते हैं, मैं कहता हूं वो दिन अल्लाह ना लाए, लेकिन अल्लाह वो दिन लाए। जरा आपकी सेना के साथ हम 2-2 हाथ तो करें। लेकिन मुझे ये बताएं, आपके जो कश्मीर में जो मुसलमान शहीद होते हैं, वो पाकिस्तान के झंडे में क्यों दफन होना पसंद करते हैं? होते भी हैं दफन। अच्छा, पाकिस्तान के झंडों में दफन हो रहे हैं। आप जो है ना, आप बैठ के आप जरा अपने कुछ भी गिरबान में जानकर देखें, आप अपने मुल्क में बारूद के ढेर पे बैठे हुए हैं। नहीं, मैं बहुत लंबा अरसा मैंने कश्मीर में बिताया है, मैंने देखा है क्या होता है वहाँ। तो ये जो शहीद हो रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान से नवाज शरीफ जाके उनको झंडों में लपेट रहे हैं, इमरान खान जाके झंडों में लपेट रहे हैं? अच्छा, और भाई आपके अपने कश्मीर में एक इंडिजिनस मूवमेंट स्टार्ट हुई है, सैकड़ों हुए हैं, हजारों हुए, मेरा ख्याल है कि मसले का हल नहीं निकलेगा जब तक ईमानदारी से निकलेगा। अच्छा ठीक, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आज शंकर साहब मसले का हल रात के 1:30 बजे चोरों की तरह छुप छुपा के गोलाबारी करने से, अगर आपने सर्जिकल स्ट्राइक कर लिया है, अच्छा मैं एक सर्जिकल स्ट्राइक अपनी हालत देखने के एक छोटी सी, शंकर मैं आपसे आपका पूरा जवाब सुनेंगे हम, बिल्कुल हम आपको पूरा वक्त भी देंगे, हमें पता है कि आपको जवाब देना जरूरी है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वे फॉरवर्ड भी देखना है, दोनों मुल्कों ने सींग अड़ाने से काम नहीं बनेगा, बिलाखिर टेबल पे आना पड़ेगा। ब्रेक पे के बाद इस पे बात करते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और हम ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि पता नहीं कैसे बलूचिस्तान को कंपेयर किया जा रहा है, और ऐसा तो हम नहीं होने देंगे, नेचुरली ना ये बनता है। खालिस्तान मूवमेंट जो है उसके ऊपर कुछ हमारे जो सिख भाई हैं उन्होंने कुछ एहतजाज किए, पूरी दुनिया में वो कर रहे हैं। जरा थोड़ी सी झलकी हम आपको दिखाते हैं, जरा चलाइएगा। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, क्या बनेगा? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर पाकिस्तान का, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, अच्छा ये जी शंकर, मैं सारे सवालों के जवाब आप दीजिएगा। और असल में मुझे खुद अफसोस हो रहा है कि ये करते, आप ना बलूचिस्तान की बात करते तो शायद हम भी ना चलाते, लेकिन बहरहाल अब क्या नतीजा निकलेगा इन सारी चीजों का? नहीं, आप लोगों ने खालिस्तान को जितना समर्थन देना था आप दे चुके, आपका हाथ जल चुका, वो मसला खत्म हो चुका, पंजाब का आतंकवाद कब का खत्म हो चुका। ठीक है, अभी भी इंफॉर्मेशन आ रही है कि फिर से पाकिस्तान रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है खालिस्तान में। खालिस्तान जो समर्थक हैं उनको मदद देकर हिंदुस्तान में फिर से पंजाब में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। इस तरह की जो खुफिया सूचनाएं वो आ रही हैं, लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि अगर अभी भी एक कन्फ्रंटेशन की नीति लेकर आप चलोगे, कहीं नहीं जाएगा रास्ता, कहीं आगे नहीं बढ़ेगा। अभी भी वक्त है कि पाकिस्तान ईमानदारी से सोचे, डिनायल मोड में ना रहे। जो एक भारत की शिकायत है कि उसकी जमीन, पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाने में हो रहा है, उस पर संजीदगी से वो कार्रवाई करे। जिस तरह के एविडेंस चाहे मुंबई अटैक से लेकर पुंछ, उड़ी या पठानकोट, उन सब मामलों के दिए गए हैं। बिल्कुल आपके यहाँ तो एक बहुत अच्छे सेना के चीफ हैं राहिल शरीफ, जो एक डॉक्ट्रिन लेकर आए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि खतरा जो है वो हिंदुस्तान की बॉर्डर से नहीं, उस तरफ की बॉर्डर से है।
फिर पता नहीं अचानक क्या हो गया। देखिए आपके जवाब के अंदर ही पाकिस्तान का शंकर, आप ये बताइए, आप ईमानदारी की बात कर रहे हैं शंकर भाई, जब आप ईमानदारी की बात करें, ईमानदारी से एक बात का जवाब दे दें शंकर भाई, आपकी रगों में खून ईमानदारी से। आपको लगता है शंकर भाई, आप तो कह रहे हैं कि यहाँ इंसानियत के नाते तो भाई है ना, आप भी इंसान है, लोग हैं, यहाँ का जो आवाम है उसको सरकार जो है वो मेरी बात सुनो, थोड़ा शंकर भाई ईमानदारी से ये बता दे, किस तरह से वहां पे बता दें कि ये जो कलभूषण यादव था, ये बलोचिस्तान क्या फूल उगाने आया था? क्या आप उसको शंकर साहब, क्या आप इल्जाम चलता रहेगा? मैं चाहूंगी कि इसको आगे इस डिबेट को आगे डिबेट को लाना चाहता हूं, एविडेंस को। शंकर, इसको थोड़ा सा पे हम पहुंचे हैं, वहां से हम लौट सकते हैं। जो जंग की बात आज की फिजा में फैल रही है उसको हम रोक सकते हैं। अगर बिल्कुल रोक सकते हैं। लौटने का जरिया ये है कि हम कह रहा हूं उसको रोक सकते हैं अगर एक ईमानदार कोशिश जब ये बात सुनिएगा। एविडेंस सन 2000 में चिटी सिंहपुरा का वाकया हुआ, कहा गया कि जी आतंकवादियों ने जो है वो मार दिया है, बाद में पता चला वो खुद हिंदुस्तान की फौज के लोग थे। समझौता एक्सप्रेस के ऊपर पहले आया नाम के जी पाकिस्तान ने किया, बाद में पता चला इनके अपने लोग थे। और अभी भी जो बड़े बड़े इंसिडेंट्स हैं जिसमें ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान का नाम इन्वॉल्व है, यहाँ तक कि मैं साफ खुलकर कहना, अफजल गुरु को जब फांसी दी गई तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने फैसले में लिखा कि इसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, पब्लिक ओपिनियन को सेटिस्फाई करने के लिए हम जो है इसको पब्लिक ओपिनियन को सेटिस्फाई करने ये बार-बार पब्लिक ओपिनियन को सेटिस्फाई, आप पाकिस्तान मेरी गुजारिश सुन लेना, मेरी गुजारिश सुन ले, मैं यही मकसद है कि अगर हम एविडेंस बेस्ड मामले पर चलेंगे, अदरवाइज देखिए, अदरवाइज हुआ ये है कि 2013 में जो पाकिस्तान का इंतखाब हुआ था, इलेक्शन हुआ था, उसमें हिंदुस्तान के मुखालिफ किसी जमात ने भी पार्टी ने वोट लेने के लिए इस्तेमाल नहीं किया, नाम ही नहीं लिया, ठीक है, और तमाम पार्टियां इसके ऊपर मुत्तफिक थी कि हमें अमन के साथ आगे चलना है। हिंदुस्तान ने अपने इस जंगी जनून में 2014 के बाद से वो लम्हा और मौका जाया कर दिया है अपनी इसी की वजह से। और दूसरी बात ये कि इस तमाम वक्त के दौरान जबकि हम अपनी गुडविल दिखा रहे थे कि अब खित्ते में अमन को आगे लेकर जाना चाहते हैं, पिछले 10 साल से मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं आपके पास मुझे गुजारिश मुझे मुकम्मल करने, देखिए उस तमाम वक्त जब पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल सेंटिमेंट था कि हमने हिंदुस्तान के साथ अमन करना है, उस तमाम वक्त के दौरान हिंदुस्तान दुनिया में असला खरीदने वाला सबसे बड़ा बिल्कुल ठीक है। अब हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, उसके बावजूद जब लॉजिक खत्म होती है तो शोर शुरू हो जाता है। जो हमारा विजन जो है अभी भी ये है कि हम इसको डीएस्केलेट करें, क्योंकि हम एज आई सेड, मैं फिर दोहराऊंगा, हम एस्केलेशन की सीढ़ी पर चढ़ना नहीं चाहते। एग्जैक्टली। अब आप जवाब दीजिए, फिर मैं चॉइस आपके पास आती हूँ। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप भी यही कहते हैं कि फॉरवर्ड होना चाहिए। मैं भी यही कह रहा था कि जिस मुहाने पे हम पहुंच गए वहां से लौट सकते हैं, बशर्ते ईमानदारी से और संजीदगी के साथ पाकिस्तान के पार्ट पे। आज हिंदुस्तान क्या चाहता है? बस यही चाहता है कि जो टेररिस्ट अटैक हुए हैं और जो सबूत भारत की तरफ से पहले के मामलों में दिए गए हैं या आज के जो मामले हैं उसमें जो दिए जा रहे हैं, उसके आधार पे एक संजीदा कार्रवाई पाकिस्तान करे, बस इतनी सी मांग है। ये करने के बाद फिर आपने अटैक क्यों किया? अगर आप यही कह रहे थे तो फिर अटैक क्यों किया? हम तो मानने को तैयार थे। अटैक हुआ ही नहीं है, आप तो कह रहे हैं अटैक हुआ ही नहीं है। अच्छा सुनिए ना, नहीं, हम सर्जिकल अटैक की बात कर रहे हैं, वो नहीं हुआ। ये जो एलओसी पे अटैक हुआ है ये तो हुआ है, हम तो अटैक कह रहे हुए। हमने कब कहा कि अटैक वायलेशन जो है, हमने ये कहा ही नहीं पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, सर्जिकल अटैक नहीं हुआ। ये मत झूठ बताएं कि आपके लोग पाकिस्तान की टेरिटरी को दरअंदाजी हुई है, ये हम कबूल नहीं करेंगे किसी सूरत। अगर आप हमारी बाउंड्री देखिए उड़ी का मामला अभी सबसे ताज़ा है। छोड़ दीजिए मुंबई में क्या हुआ, छोड़ दीजिए पठानकोट में क्या हुआ, उसके पाकिस्तान अगर उन चीज़ों में गया तो फिर तो बहुत मुश्किल एक लीगल बैटल बन जाएगी। उड़ी से लेते हैं, उड़ी में तो अभी इनकी अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना होने के बावजूद अगर ये इस किस्म का रेट्रिक के हाई पे उस लेवल पे ले जाएंगे जहां पे जंग के दहाने पे हम पहुंच जाएंगे, तो फिर सवाल इनको ये पूछना चाहिए कि उड़ी का मामला तो अभी हम खुद फैसला नहीं कर पाए कि किसने किया, कहां से हुआ, कैसे हुआ। सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए ना, एक मिनट सुन लीजिए शंकर साहब, एक मिनट मैं आती हूं आपके पास जी। क्या एज अ डी-एस्केलेटरी मेजर, और पाकिस्तान पहले दिन से ये कह रहा है, और हम में से कुछ लोग तो बहुत शदोमत के साथ ये कह रहे हैं कि एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए जिसको कि मुकम्मल एक्सेस दी जाए इंडिया की तरफ से भी, पाकिस्तान की तरफ से, उड़ी के मामले के ऊपर, और फिर दूध का दूध और पानी का पानी कर दें कि असल करने वाले कौन है। चाहे पाकिस्तानी होंगे, हम उनके मुंह खुद काले करेंगे, अगर हिंदुस्तानी होंगे तो फिर ये अपने हिंदुस्तानी के मुंह काले करेंगे। ज्यादा और क्या कहें? अच्छा, अब मुझे ये बताइए, अगर ये नहीं करना चाहते
और उसके बाद कुछ खेल खेलना चाहते हैं, तो फिर पाकिस्तान की अफवाज फॉर द मोमेंट, लेट मी टेल यू, कि जब से ये मामला हुआ है नॉर्थ से लेके टू द नॉर्थ पॉइंट टू द सदर्न पॉइंट, मुकम्मल तौर पे डिफेंसेस अपनी जगह पे डिप्लॉयड हैं, एक्टिवेटेड हैं, और सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई चिड़िया भी वहां से इधर से इधर क्रॉस कर जाए। ये बात करते हैं एलओसी की इन्फिल्ट्रेशन की, इम्पॉसिबिलिटी है। इनकी अपनी फौज वहां पे, हमारी फौज इतनी डीपली खड़ी हुई। जी, हिंदुस्तान की सरकार ने बहुत हिम्मत के साथ आपकी जो जांच टीम है जिसमें आईएसआई के लोग भी थे, उनको पठानकोट आने दिया, जांच करके जाने दिया, मौके का मुआयना करके जाने दिया। उसके बाद क्या हुआ, एनआईए की टीम को जानी थी, आज तक उधर से कोई भी बात सामने नहीं आई है। रेजिडेंशियल एरिया में 45 मिनट्स के लिए, सिर्फ रेजिडेंशियल एरिया में 45 मिनट्स के लिए। नहीं, अब उसमें अब जब आने दिया रेजिडेंशियल एरिया में भी तो देते ना, गई टीम तो आपने, आप एक तो आप आईएसआई से इतने खौफजदा हैं या इतनी मोहब्बत है आपको हमारी आईएसआई से, हर चीज कबूतर तक पे तो आपको आईएसआई नजर आती है।